तो बच्चों, हम हम लोगों ने जो श्रृंखला प्रारंभ की है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, है ना, वैकल्पिक प्रश्न एमसीक्यू, और उससे इस वीडियो से पहले हमने सूरदास पाठ और तुलसीदास पाठ को समझा था। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो एमसीक्यू तैयार करेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करेंगे, वो होंगे पाठ 3 और पद्य भाग का पाठ 3 है ये। और पाठ 3 जो है उसके जो रचनाकार है, उसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद है, और उनकी कविता है आत्मकथ्य, है ना। और आत्मकथ्य तो जो है वो आत्मकथा पर आधारित है। ये आत्मकथा लिखना चाहते थे, लेकिन उसके स्थान पर ये एक उन्होंने, वैसे तो आत्मकथा जो होती है वो गद्य का भाग होती है, लेकिन उन्होंने उसको कविता के रूप में लिया है, इसलिए आत्मकथ्य है। और मैंने आपको बताया कि ये जो पाठ है थोड़ा सा इसका कठिनाई स्तर थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा कठिन है ये, वैसे है नहीं लेकिन लगता है ये, लेकिन हम जब इसको समझेंगे बहुत अच्छे से, इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे, तो ये बड़ा आसान बन जाएगा हमारे लिए, है ना। तो मैंने इसके एमसीक्यू तैयार किए हैं, थोड़ा सा इसमें भाषा कठिन है लेकिन वो लगती है नहीं, है ना। तो इसके एमसीक्यू मैंने तैयार किए हैं, तो हम चलते हैं जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य के एमसीक्यू प्रश्न। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं पाठ 3 जयशंकर प्रसाद जो आत्मकथ्य है, और ये कक्षा 10वीं का है, ये है ना। अपने को, हम इसको जानते हैं, ये कक्षा 10वीं हिंदी है ना, हिंदी। और जो हमारी क्षितिज पुस्तक है ना? क्षितिज जो पुस्तक है उसके भाग 2 में से पद्य भाग से लिया गया है, पद्य भाग से, ठीक है। और इसी के प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। और अभी जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जो एमएसक्यू क्वेश्चन की चल रही है, एमएसक्यू जो हम लोग पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो उसी तारतम्य में हम इसको देख रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर, और जो महत्वपूर्ण छांटे हैं मैंने प्रश्न उत्तर वही देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता में कवि का नाम। कविता का जो कवि है, कवि का नाम क्या है? तो इनके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, है ना। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो प्रसाद है ये छायावादी कवि है, छायावाद के कवि हैं। और छायावाद में जो 4 आधार स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा, उनमें से ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है छायावाद की। और ये छायावादी कविता इनकी लिखी गई है, और ये छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि कुछ कविताएं इनकी प्रगतिवादी भी है, लेकिन ये छायावादी कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। और ये जो आत्मकथ्य है, इन्होंने आत्मकथा के रूप में इसको लिखा था। आत्मकथा अर्थात जो स्वयं के जीवन पर लिखी गई कथा होती है, उसको हम आत्मकथा कहते हैं। स्वयं के बारे में जो लिखा जाता है, स्वयं के जीवन में जो घटित घटना है उसके बारे में बताया जाता है, वही आत्मकथा जो है उन्होंने लिखी है। लेकिन उन्होंने उसको कविता के रूप में लिखा है, तो इसी का शीर्षक उन्होंने आत्मकथ्य दिया है। और आत्मकथ्य शीर्षक कविता जो है वो किसकी है? तो इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा इस पाठ के बारे में समझाना चाहता हूँ कि जो पाठ है, इसकी जो कविता है, थोड़ी सी अन्य कविताओं की अपेक्षा थोड़ी कठिनाई स्तर ज्यादा इसका, थोड़ी सी लगती है कठिन। हालांकि इसको एक बार अच्छे से समझ लिया जाए तो फिर इसकी कठिनाई नहीं होती इतनी, लेकिन थोड़ा सा और पाठ की अपेक्षा इसकी कठिनाई स्तर थोड़ा ज्यादा है। तो आपको मैं जब व्याख्या समझाऊंगा उस समय आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। और उसके बाद एक चीज और समझा देता हूँ आपको मैं, कि इसके प्रश्न उत्तर जो है 2-2 अंक के, क्योंकि हमें पता है कि 1 या 2 अंक, इसके ऊपर तो प्रश्न आते ही नहीं है ना। 3 अंक में केवल व्याख्या आती है, उसके नीचे 1 अंक और 2 अंक में प्रश्न आते हैं। तो बड़े उत्तर तो अपने को तैयार करने ही नहीं, अपने को केवल 1 अंक और 2 अंक के तैयार करने हैं। जब अपने को ये बात पता है तो फिर हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 30 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के। तो 30 ही प्रश्न जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, कृतिका, है ना, और उसके अलावा काव्य बोध, भाषा बोध, है ना, इनसे मिलकर के बनते हैं ये। और है ना, तो हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों का निर्माण करना है। तो चलते हम लोग
तो आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। फिर आगे चलते हैं। कवि ने आत्मकथ्य शीर्षक कविता में संसार को क्या कहा है? कवि ने आत्मकथ्य शीर्षक कविता में संसार को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि संसार नश्वर है। ठीक है ना? क्या कहा उन्होंने? संसार नश्वर है। आप चाहें तो इनको सुन भी लेंगे, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, सुन लेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि वीडियो जब आप सुने तो इन्हें उतार ले, क्योंकि मैं आपको संख्या बता दूं, इस पाठ में मैंने केवल 19 प्रश्न तैयार किए हैं, बस ये 19 है ना। बहुत कम कम मात्रा में प्रश्न तैयार किए हैं, और वही तैयार प्रश्न है जो कि परीक्षा में आने लायक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उतनी प्रश्न हम लोग तैयार करेंगे, बहुत कम कम संख्या में। आगे के पाठ में तो और कम संख्या में प्रश्न मिलेंगे आपको। तो आगे देखते हैं हम लोग। कवि ने मधुप किसे कहा है? कवि ने मधुप किसे कहा? मधुप का मतलब हम सभी जानते हैं, भ्रमर होता है, भंवरा। तो कवि ने मधुप किसे कहा? कि मन को, क्योंकि जिस तरह से भंवरा चंचल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मंडराता रहता है, इसी तरह से जो भंवरा है अर्थात मन है, वो भी एक स्थान पर स्थिर नहीं होता, इसीलिए इसके बारे में कहा गया। आगे देखते हैं हम लोग। गागर रीति से कवि का तात्पर्य क्या है? गागर रीति, तो गागर रीति से मतलब है, गागर यानी जो गगरा है, जो मटकी है, जो पानी से भरी होती है, वो रीति यानी खाली है। तो इसका अर्थ है सुखों से खाली जीवन। इसका अर्थ क्या है? सुखों से खाली जीवन, अर्थात जीवन में कोई सुख नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? कवि जो है वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? क्यों नहीं लिखना चाहता आत्मकथा? इसलिए लेकिन उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, इसलिए आत्मकथा लिखना नहीं चाहता था। इसलिए वो लिखने का प्रयास कर रहा था, और आत्मकथा लिखते लिखते उससे कविता लिखा जाती है आत्मकथ्य के रूप में। तो वो क्यों नहीं लिखना चाहता? क्योंकि उसके जीवन में उपलब्धियां थी नहीं, है ना, अच्छाइयां थी नहीं, सुख थे ही नहीं, बस केवल दुर्बलताएं, परेशानियां थी। तो उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, इसीलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। आगे देखते हैं। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? तो कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को। किसको कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को जो है कवि ने मधुर चांदनी रात कहा है। ठीक है, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, खिल खिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा गया है? खिल खिलाकर हंसते होने वाली बात, है ना, जब खिल खिलाकर हंस तो, है ना, क्योंकि जीवन तो कई सारी परेशानियों, संकटों से घिरा रहता है, मुसीबतों से घिरा रहता है। तो व्यक्तियों को हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, ये उसी के ऊपर है। तो खुशियों से युक्त बात हो, ताकि व्यक्ति जो है अभाव में भी, परेशानियों में भी प्रसन्नता देख सके, खुशी देख सके। तो खुशियों से युक्त भाव बात। प्रश्न नंबर 8 है, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? है ना, कवि जो है उसने किसका स्वप्न देखा? सपना देखा और जाग गया, स्वप्न देख करके। तो कवि जो सुख का स्वप्न देख करके जाग गया, है ना, क्योंकि जीवन में सुख था नहीं, लेकिन सपने में सुख देखा और सुख देख करके वो जाग गया। प्रश्न नंबर 9 है, सीवन उधेड़ने का अर्थ क्या है ना? सीवन का मतलब है सिली हुई विषय वस्तु, सिली हुई जो कपड़े उन्हें वापस उधेड़ना। तो जीवन के रहस्य को जानना। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पाठ थोड़ा, इसकी कठिनाई इस तरह आपको लगेगी, है नहीं इतना कठिन है, लेकिन थोड़ा सा लगता है। तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से और गूढ़ तरीके से समझेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये 6 पाठ है, ये 6 पद्य में है और 6 गद्य में है। कुल मिलाकर के 12 पाठ है, और 12 पाठ में से अपने को 10 प्रश्न तैयार करने, एक एक नंबर के है, और बाकी के 2-2 नंबर के 3-4 प्रश्न तैयार करने हैं। तो इन सभी पाठ को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोगों को धैर्य रखना है और अच्छे से इसको समझना समझना। अगला प्रश्न नंबर, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया? भोली। कैसी बताया कवि ने अपनी आत्मकथा को? भोली। कैसी बताया है? भोली। आइए देखते हैं आगे, कैसी बताया? भोली बताया। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, कवि किसे याद करके दुखी था? कवि जो है दुखी था, लेकिन किसे याद करके दुखी था? तो कवि जो है
अपने दुख भरे अतीत को याद करके दुखी था। कवि किसको याद करके दुखी था? अपने दुख भरे अतीत को याद करके वो कवि दुखी था, क्योंकि उसका जो जीवन है वो बड़ा दुख भरा था। तो बार बार वो कैसे याद करके दुखी हो रहा था? अपने दुख भरे अतीत को, अपने इतिहास को। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12वां है, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? है ना, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? तो सोई हुई स्थिति। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? सोई हुई स्थिति में थी। इसके बाद एक, कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? भंवरे या मधुप का। ऊपर हमने देख ही लिया था कि कवि ने मधुप किसको कहा, एक प्रश्न बना था ऊपर, है ना, अपने देखा था ना, मधुप किसे कहा है ना। प्रश्न नंबर 3 जो है आप देख रहे हैं ऊपर, कवि ने मधुप किसे कहा? तो मन को कहा है ना। तो यहां भी वही प्रश्न है। तो मन को किसका रूप दिया है या मन को क्या कहा है? तो मधुप। पहले हमने देखा था मधुप किसको कहा है? मन को। तो ये कभी प्रश्न उल्टा भी पूछ लेता है, तो हमें सब तरफ से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि इसी में से जोड़ी वाले प्रश्न, सत्य असत्य, एक एक अंक के जो एक एक पंक्ति के हैं, या वस्तुनिष्ठ जिनमें विकल्प होते हैं, ठीक है, ये सारे प्रश्न बनेंगे। खाली स्थान, रिक्त स्थान, तो अपने को ध्यान देना है इन चीजों पर। इसके बाद आगे चलते हैं। कवि ने मन को किसका रूप दिया है? तो भंवरे का, मधुप का। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? जो गहरे नीले आकाश है उसमें अनगिनत लोगों ने क्या लिखा है? तो उन्होंने जीवन गाथा। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवन गाथा जो है गहरे नीले आकाश में लिखी है ना। कविता में भाव है, उसी को हम समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कवि के जीवन की गागर कैसी है? तो अभी एक प्रश्न भी आया था ना, खाली, है ना, रीति गागर, ये प्रश्न आया था अभी थोड़ी देर पहले आया था। ये प्रश्न नंबर 14 है, गागर रीति से तात्पर्य सुखों से खाली जीवन, और यही प्रश्न यहाँ पर वापिस आया है कि कवि के जीवन की गागर कैसी है? खाली। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? तो कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? हम सभी जानते हैं उसका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत दुखी है, उसका दाम्पत्य जीवन जो है दुखी है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो किसका प्रतीक है? निराशाओं की। इसका प्रतीक है? निराशाओं की प्रतीक है। इसके बाद चलते प्रश्न नंबर 18वें पे, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? तो कविता में थका हुआ पथिक कौन है बच्चों? कवि। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन भाग गया? तो कवि के आलिंगन में आते आते भाग गया प्रेमिका। और थोड़ा सा एक प्रश्न मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको समझा देता हूं। तो वो आलिंगन में आते आते भागा, तो किस तरह से भागा? तो मुस्कुरा करके भागा, है ना, मुस्कुरा करके भाग गया। तो कवि के आलिंगन में आते आते कौन भाग गया? प्रेमिका। इस तरह से ये सारे प्रश्न हैं। आपको एक बार और मैं ऊपर से नीचे तक इसको दिखा देता हूँ। ये प्रश्न है, मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ। आप चाहें तो इसको लिखना भी चाहें, पढ़ना भी चाहें, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखेंगे पूरी, तो आपको बहुत अच्छा है समझ में आ जाए। ठीक है, 19 प्रश्न है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चलते हैं अगली वीडियो की ओर।